का बचता है वो आज सर करवाएंगे 9 से 10। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस जो है वो किसको डिनोट करता है। ये जो आपका टेंस है वो टाइम को डिनोट करता है। मैम ऐसा कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि हमसे कोई टाइम पूछेगा और हम उसको टेंस बताएंगे? नहीं, आपको टाइम पूछ रहा है कोई तो टाइम ही बताना है। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब क्या होती है ये आपने बेसिक में पढ़ लिया कि वर्ब वो है या तो जिसमें एक्शन हो रहा है, किसी के बारे में स्टेट बता रहे हो, किसी की हैपनिंग बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो, और इन सभी यानी कि वर्ब के बारे में वो एक्शन कब हो रहा है उसका जो आप टाइम बताते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ये टेम्पस वर्ड से बना जो लेटिन वर्ड है, और उसी की सेंस में हम क्या बताते हैं? टेंस में टाइम बताते हैं। आप टेंस के बारे में क्या जानते हो? कितने टाइप के टेंस होते हैं? 3 टाइप के। कैसे? मैं अभी एक्शन कर रही हूं पढ़ाने का, वो या तो मैंने पास्ट में किया होता तो पास्ट टेंस, अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, तो आपने उसको प्रेजेंट टेंस नाम दिया, और यही काम अगर इन फ्यूचर होता उसी को आप क्या बोल रहे हो? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। यानी कि आपने ये बताया कि टेंस जो होते हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है पास्ट टेंस जो बीता हुआ कल है, एक प्रेजेंट जो हम अभी की बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, और फिर आप बात करते हो फ्यूचर की। अब आप मेरे को ये बताओ क्या प्रेजेंट सिर्फ ये है वर्तमान जो मैं अभी बोल रही हूँ? मैंने आपको हाय हेलो किया आते ही, इसका मतलब तो वो बात भी बीत चुकी, क्या वो भी पास्ट है? नहीं, ये जो टेंस है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं, एक काल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज का पूरा दिन आप क्या मान रहे हो? प्रेजेंट मान रहे हो। लेकिन जो काम आपने कल किया था उसको आप क्या मान रहे हो? पास्ट मान रहे हो। जो काम आप आने वाले कल को करोगे उसको क्या मान रहे हो? फ्यूचर। तो टेंस जो है वो एकदम एग्जैक्ट टाइम तो हमें नहीं बता रहा। फिर आपने देखा मैम एग्जैक्ट टाइम कौन बताता है, तो उसके लिए आपने इसको फिर से डिवाइड कर दिया कि पहले इंडेफिनिट होता है जिसको आप सिंपल भी बोलते हो। फिर आपने बताया कि मैम कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है, कॉन्टिन्यूअस के साथ में आपने बताया कि परफेक्ट टेंस भी होता है, और परफेक्ट के बाद में आपने क्या बताया कि एक होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ हमारा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको लगेगा क्या टेंस के इन 3 पार्ट में सिर्फ प्रेजेंट की कैटेगरी है? नहीं, पास्ट में भी कोई काम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और ऐसे ही किसमें होता है? आपका फ्यूचर में भी होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के ये क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरी होती हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं तो ये क्या बता रही हैं? जब आपने एक्शन का टाइम बता दिया फिर ये क्या बता रही हैं? तो जब आपका कोई एक्शन का टाइम बताएगा तो वो सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताएगा। लेकिन जब मैं बात करूंगी कि उस एक्शन की स्टेट बताओ, मैंने कह दिया कि पढ़ाने का काम प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में इस एक्शन की स्टेट क्या है? क्या वो काम कंप्लीट हो गया, काम चल रहा है, या कुछ देर से चल रहा है, हाफ कंप्लीट हो गया, या हमें पता ही नहीं है। उसी के बेस पर ये 4 कैटेगरी बनी। इसी बात को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से देखना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? टेंस। आपने सबसे पहले बताया कि जो टाइम है वो किस किस को रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट को करेगा, प्रेजेंट के अलावा वो पास्ट को करेगा, और एक किसको शो करेगा? फ्यूचर को। और इसी तीनों पीरियड में अगर मैं एग्जांपल लूं प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में कोई एक्शन और उस एक्शन की स्टेट क्या है? कि कोई भी एक्शन ले लिया मैंने और उस एक्शन में मैंने नाम बताया, अभी जो हमारा चल रहा है पढ़ाने का काम, ये काम मैं कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, केस लेके चल रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। बात प्रेजेंट की है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर ये एक्शन कैसा है? ये एक्शन आपका ऑनगोइंग है। कैसा है? ऑनगोइंग, यानी कि अभी ये जारी है। जिस टाइम पर मैं बोल रही हूं उस टाइम पर जिस मैं एक्शन की बात कर रही हूं, जिसके बारे में बता रही हूं, उस वक्त वो एक्शन किस में है? कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, अभी जारी है, ऑनगोइंग है। तो यानी कि ये हमारी स्टेट कौन सी हो जाती है? कंटिन्यूअस। एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं इसके अलावा बात करती हूं, मैं आपको 1 घंटा क्लास देने के बाद कहूंगी कि भाई आज की क्लास से ही खत्म करते हैं और मिलते हैं कल, तो उसमें मैंने वो काम क्या किया? जो मैं एक्शन कर रही थी पढ़ाने का वो कंप्लीट कर दिया। जो काम मैंने कंप्लीट कर दिया तो मैं क्या कहूंगी? कि मैं पढ़ा चुकी, मैं आपको पढ़ा चुकी। क्या अब ये एक्शन ऑनगोइंग है? क्या ये एक्शन अब जारी है? नहीं। आप कहोगे कि मैम एक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका। एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट हो गया तो हम इसको कौन से प्रोसेस बताएंगे, एक्शन की कौन सी स्टेट बताएंगे, तो हम बताएंगे कि ये आपकी परफेक्ट सिचुएशन है। परफेक्ट नाम क्यों दिया? अच्छा एक बात बताओ, किसी बंदे ने परफॉर्मेंस दी, किसी ने परफॉर्म किया स्टेज पे, आप उसकी परफॉर्म देने के बाद में बोलते हो कि परफेक्ट एकदम, उस मान लो किसी ने डांस करके दिखाया, उसका डांस एकदम परफेक्ट था, कब बताया? जब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, या स्टार्ट करने से पहले बता देते हो कि परफेक्ट है? मेरी क्लास देखने के बाद आपने कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम अच्छी क्लास थी, क्या आप पहले ये बोल देते हो अच्छी थी? नहीं, जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसके परफेक्शन की बात करते हैं, कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो एक प्रोसेस हमारी क्या बनी? परफेक्ट। तीसरी स्टेट क्या बन सकती है? मैं आपको कहूं कि मैं आपको कितनी देर से पढ़ा रही हूं, 10 मिनट से पढ़ा रही हूं। मैंने क्या कहा? मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूं। अगर मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूं तो इसमें एक्शन की स्टेट क्या है? इसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट का काम था, 10 मिनट की जो मेरी टीचिंग थी वो तो क्या हुई? कंप्लीट हुई, डन हुई, लेकिन अभी भी जारी है। तो आगे का काम कैसा है? ऑनगोइंग है। क्या देखा आपने कि कुछ काम था, उस काम का कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी क्या है? जारी है। तो इसको मैं क्या नाम दे सकती हूं? क्या नाम देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम मैंने क्यों दिया? शायद आप ये बात समझ गए क्यों दिया, क्योंकि कुछ पार्ट था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और कुछ पार्ट क्या है? जारी है। दोनों से हमने क्या बनाया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां से आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बन रहे हैं? वो जो नाम थे टेंसेस के वो ध्यान में आ गए? अच्छा, सभी कमेंट में लिख रहे हैं, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्टेट क्या बन सकती है कोई एक्शन की? सोच के देखिए। मेरे को कोई कहता है, मान लो आप मेरे को कहीं मिले, आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन आपने मेरे से पूछा कि हाय आपका नाम क्या है, क्या करती हैं, और मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाती हूँ। फोर्थ केस में बता रही हूँ, मैंने क्या कहा? मैं पढ़ाती हूँ। ये बात है तो प्रेजेंट की लग रही है ना कि मैं पढ़ाती हूँ। अगर मैं यूं कहती कि मैं पढ़ाया करती थी तो इसका मतलब है पास्ट की बात कर रही हूँ, और मैं पढ़ाने की सोच रही हूँ तो मैं कहूंगी कि मैं अभी पढ़ाऊंगी, तो यानी कि वो बात फ्यूचर की थी। लेकिन ये बात आपको सरासर नजर आ रही कि प्रेजेंट है, लेकिन हम तो प्रेजेंट की भी कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट में कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर प्रेजेंट की कैटेगरी देख रहे हो तो कौन सी है? क्या ये एक्शन मैं जब जिस टाइम पर आपको बोल रही हूँ चल रहा है उस टाइम पर? बताइए, क्या ये एक्शन ऑनगोइंग है? आपने कहा नहीं मैम, चल तो नहीं रहा। अगर मैं कहूं क्या ये काम मैं कंप्लीट कर चुकी, क्या ये काम कंप्लीट हो गया? आपने कहा कंप्लीट भी नहीं हुआ। क्या ये काम कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, कुछ जारी है? ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? अगर ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो आपने कहा हमें नहीं पता, यानी कि हम श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि व्हाट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ दिस एक्शन। कि आप पढ़ाते हो, जो एक्शन लेते हो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है आपको नहीं पता, यानी कि आप क्या हुए? अनसर्टेन हुए। अब आप ये बताओ, अनसर्टेन का मतलब समझ गए ना? सर्टेन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आप श्योर हो, निश्चित हो। अनसर्टेन अनिश्चित हो। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि आप डेफिनेट नहीं बता पा रहे, तो क्या मैं इसको नाम दे दूं इनडेफिनेट? दे दो इसको नाम इनडेफिनेट। तो यहीं से हमारा क्या निकल के आई? नेक्स्ट टाइप ये निकल के आई कि एक केस क्या बनता है? इनडेफिनेट का केस बनता है। ये केस हमारा कौन सा हुआ? ये केस बना हमारा इनडेफिनेट। और कैसे हुआ ये बात आप समझ गए, क्योंकि हम इस चीज के बारे में श्योर नहीं है, ये बात डेफिनेट नहीं है कि वो काम कब हुआ। सिर्फ इतना जानते हो कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, लेकिन प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, कंप्लीट हो गया, कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बारे में श्योर नहीं थे। तो हमने क्या देखा कि प्रोसेस कैसी है, उस एक्शन की स्टेट क्या है? इनडेफिनेट है। बताऊं अब पीछे वाली स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा था कि टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनकी जो आपने कैटेगरी बताई इनडेफिनेट, तो वो होगा जिसमें आपको पता नहीं। मैं कहूं कि मैं दिल्ली गई थी, मैंने सिर्फ इतना बताया मैं गई थी, आपको मैंने ये नहीं बताया कि मैं जा रही थी या मैं जा चुकी थी या मैं जा रही थी, नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया मैं गई थी। तो उसमें क्या बोलोगे आप? इनडेफिनेट। मैं कहूं कि मैं कहीं जा रही हूं,
तो जा रहे हो यानी कि एक्शन चल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस। और जो काम कंप्लीट की सेंस देता है कि वो काम कंप्लीट हो चुका किसी टाइम पीरियड तक, अभी तक, वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और जिसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया वो आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो आगे जारी है लेकिन कुछ हिस्सा आप उसका क्या कर चुके हो? कवर कर चुके हो, वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी एक से आपने 4 टाइप बनाई, तो 4 इससे बनाओगे, 4 इससे और 4 इससे, टोटल कितनी टाइप हो गई टेंस की? 12 टाइप हो गई। क्या अब आपको ये पहचान याद करने की आवश्यकता है कि ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और रहा होगा, रही होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं ना। किससे पहचान करेंगे कि एक्शन की स्टेट क्या है? अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या आती है कि हेल्पिंग वर्ब याद कैसे करें, उसके लिए भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये जो कैटेगराइजेशन किया जा रहा है टेंस का, क्या वो यहीं तक है? नहीं, इससे आगे भी है। मैम वो कौन सा है? तो एक तो होता है हमारा एक्टिव, इंडेफिनेट में भी कितना हो जाएगा? एक्टिव। और दूसरा क्या हो जाएगा? पेसिव। क्या ये सिर्फ एक्टिव में है? नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस के भी दोनों होते हैं, परफेक्ट के भी होते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी दोनों होते हैं। अब मैं बात करूं कि पास्ट में भी इंडेफिनिट है, उसके भी 2 होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 2 होंगे। ये बात आप समझ गए ना कि हर टेंस का एक्टिव और पेसिव बनेगा। अब आप कहोगे कि ये कौन बताएगा? ये भैया एक्टिव पेसिव क्या होता है ये आज तो मैं बता दूंगी, लेकिन आज के बाद मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस लेवल से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। रेडी हो इसको जानने के लिए? ये बात एग्री करते हो ना कि एक एक्टिव होता है, एक पेसिव? और ज्यादा अगर कंफ्यूज तो आप नहीं हुए होंगे, क्योंकि कल आपने वॉइस की क्लास की है जिसमें जाना था कि अगर उस एक्शन को करने वाला खुद है तो एक्टिव होगा, अगर वो एक्शन खुद नहीं कर रहा, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि वर्ब आपकी पेसिव है, तो क्या होगा? पेसिव वॉइस होगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि टेंस, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की डेफिनेशन ना पढ़े ना तो हम उस बात को हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या जानना होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए अभी टेंस की देखते हैं डेफिनेशन, और हम देखेंगे कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस होता है स्टडी ऑफ, क्या होता है ये? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब। किसकी स्टडी करेंगे हम टेंस में? वर्ब की फॉर्म की स्टडी करेंगे। अब इस बात को दिमाग से निकाल देना कि हम वर्ब पढ़ेंगे, नहीं। वर्ब तो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, वर्ब के बारे में आप कितना भी पढ़ लो वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तो टेंस पढ़ेंगे, उसका एक हिस्सा पढ़ेंगे। कौन सा? सिर्फ वर्ब की फॉर्म पढ़ेंगे। तो यानी कि टेंस वर्ब की स्टडी करना नहीं है, टेंस वर्ब की फॉर्म्स की स्टडी करना है। और ये बात आप जानते हो कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जानते हो कि नहीं? हमने पढ़ा है ना बेसिक के अंदर, तो वही है, वही बेसिक हम यहाँ पर अप्लाई करते चलेंगे। आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी और आपका इंटरेस्ट भी बन पाएगा कि हाँ हमने ये चीज पहले देखी है। अगर ये बात मैं आपको बेसिक ना पढ़ाती, डायरेक्ट लिखती फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो आप शायद इस बारे में नहीं सोच पाते कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब आप जानते हो कि मैं आपको क्या बताऊंगी। क्लियर है इतना? अब वर्ब की फॉर्म में क्या कह रहे हो? घर पे आपने पूछा कि कुछ बन गया कुछ जारी है, तो अगर काम चल रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर आप बात कर रहे हो किसी पहले की बात का आज वर्णन कर रहे हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, और अगर आने वाले टाइम की कल्पना कर रहे हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। हो गया आपका डाउट सोल्व? आगे देखते हैं। फॉर्म्स की किसकी स्टडी करना है? वर्ब की फॉर्म की। अब जैसे आप वर्ब की फॉर्म पढ़ोगे ना, आप फिर से रिलेट कर पाओगे कि हमने ये चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले ये बताओ कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स पढ़ रहे हैं अभी। किसकी? वर्ब की। मैंने बेसिक में ये बताया था कि वर्ब की 6 फॉर्म होती हैं और मैंने 5 और 6 दोनों लिखा था। आज मैं मार्क किसको करूंगी? 6 को। उस दिन मैंने 5 बताई थी और कुछ बच्चों के मन में ये रह गया था कि 6th फॉर्म कौन सी होती है, तो उसको आज हम कवर करेंगे कि 6th कौन सी है। ठीक है, तो ये जो 5 फॉर्म थी उसको आज क्या पढ़ेंगे? 6 फॉर्म बना के पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपने बोला V1, सेकंड को बोला V2, थर्ड को क्या बोला? V3, और ये क्या हुई? V4, और ये क्या हुई? V5। बहुत आसान थी। V1, V2, V3, V4, V5।
क्या इतना ही है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब आपसे कोई ये पूछता है कि आपको सीईटी बैच के लिए कौन पढ़ा रहा है, सिलेबस कैसे हो रहा है, आप ये बोलते हो कि मैडम नंबर 1 है वो रीजनिंग पढ़ाती हैं, मैडम नंबर 2 है वो मैथ पढ़ाती हैं, मैडम 3 है वो इंग्लिश पढ़ाती, नहीं ना, आप उनको एक नाम देते हो। तो ऐसे हम सिर्फ इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे V1 V2 V3 V4, इनका भी एक ऑफिशियल नेम है, इनके घर के नाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इनका जो रियल नेम है उनके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं V1, जो किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म होती है। क्या होती है? किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म। ये जो बता रहे हैं ना कि 5 कमेंट में कर रहे हैं, 5 नहीं, इसको चेंज करो, 6 फॉर्म होती है। आज हम देखेंगे 6th फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो V1 का नाम क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आता है V2। V2 का नाम क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका नाम क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आती है V3, इसको यहीं पर होल्ड करते हैं, कुछ देर बाद इससे मिलने आएंगे। फिर आता है V4। V4 को अभी तक आपने ये देखा होगा, प्ले प्लेड प्लेड तो होता है, ये 4th फॉर्म कहाँ से आ गई? तो V4 जो होता है वो कुछ भी अलग नहीं है। जब V1 के अंदर आप ing ऐड कर देते हो तो उसी का नाम क्या हो जाता है? V4 हो जाता है। V1 प्लस ing कर देते हो, उसी को क्या बोलेंगे? 4th फॉर्म। इसका नाम फिर क्या होता है? तो इसका नाम होता है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किसको शो करती है? कॉन्टिन्यूटी को शो करेगी। फिर हम बात करते हैं V5, तो ये भी भैया कुछ अलग नहीं है। V1 के अंदर S या ES ऐड कर दो, आपकी 5वीं फॉर्म तैयार हो जाती है, ज्यादा देर का काम नहीं है। V1 के अंदर क्या ऐड करना है? S या ES ऐड करना है, वो हो जाएगी आपकी 5वीं फॉर्म। क्लियर हुए? इस 5वीं फॉर्म का नाम फिर क्या होता है? अगेन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप ये मेरे को बताओगे कि V1 का नाम प्रेजेंट, V5 का नाम प्रेजेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बताया है पहले, दोनों का नाम प्रेजेंट क्यों है? जल्दी से कमेंट कीजिए। रोहित गर्ग ने बताया सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि आपने देखा V1 में भी V5 में दोनों में नाम क्या है? प्रेजेंट। तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि V1 का नाम प्रेजेंट है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म को शो करती है, लेकिन जो आपकी V5 है वो प्रेजेंट में ही काम करेगी, लेकिन किसको शो करेगी? सिंगुलर को शो करेगी। किसको शो करेगी? सिंगुलर को। क्लियर हुआ इतना? अब आते हैं हमारी V3 पर। V6 कौन सी है? अभी देखेंगे, 4 तो हो गई। अब V3 की बात करो। V3 जो है और V4 है, पहले ये एक बार इस तरफ कंसंट्रेट करना। आप देख रहे हो V4, उसको नाम क्या दिया? कंटिन्यूस फॉर्म। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये तभी कंटिन्यूस होगी जब आप बी की फॉर्म के बाद में इसको लिख रहे हो। ठीक है, अकेला V1 प्लस ing है, वो नाउन का भी काम कर सकता है, वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, लेकिन जब आप इसके पहले कोई बी की दूसरी फॉर्म लगाते हो तब ये किसका काम करेगी? कॉन्टिन्यूअस का। ऐसी ही जो आपकी V3 है वो भी 2 तरीके से होती है। एक तो होती है हमारी हैव प्लस V3 और एक हमारी क्या होती है? बी प्लस V3। तो यहां से टोटल वर्ब की फॉर्म कितनी बनी? 6 बन गई। इतना क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि हैव प्लस V3, बी प्लस V3, V1 प्लस ing के पहले बी जोड़ना है। जब ये तीनों अकेले खड़ी थी तो इन दोनों को क्या आवश्यकता पड़ेगी जो पहले ले रही है? भैया हर तरीके के लोग हैं, कोई अकेला चल सकता है, अपने आप में सही है, लेकिन कुछ डरते हैं, ये अकेले नहीं जा सकते, तो इनकी भी बात की हम रेस्पेक्ट करेंगे कि V3 और V4। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है और वो नोट डाउन इस तरीके से कर लेना कि आपके माइंड से कभी जाए ना, कि दुनिया की कोई भी वर्ब हो, क्या लिख रही हूं मैं? दुनिया की किसी भी वर्ब का, दुनिया की किसी भी वर्ब का जो 3rd और 4th फॉर्म होता है ना, V3 और V4, V3 और V4 ये अकेले नहीं आ सकती। V3 और V4 अकेले नहीं आ सकती। तो क्या पूरी बारात लेके साथ चलती है? अकेले नहीं आ सकती। पूरी तो नहीं, लेकिन अपने से पहले कोई ना कोई वर्ब ये जरूर लेके चलती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, कोई भी वर्ब हो, उसकी जो V3 और V5 है वो अकेले नहीं आ सकती। ये अपने से पहले दूसरी वर्ब जरूर लेंगे। ये अपने से पहले एक अन्य वर्ब जरूर लेती है, एक अन्य वर्ब जरूर लेती हैं। फिर वो कौन सी लेते हैं ये आपने पीछे पढ़ लिया। अन्य वर्ब
जरूर लेती हैं। और क्या पढ़ा इसके बारे में आपने, कौन सी लेती हैं? तो आपने देखा V3 या तो लेगी हैव की फॉर्म या फिर किसकी फॉर्म लेगी, बी की। लेकिन जो कंटिन्यूअस है V4 वो अपने से पहले किसकी लेती है, बी की फॉर्म लेती है। क्लियर हुआ इतना? अब मैं बताती हूं, अगर ये हैव प्लस V3 है तो क्या नाम देंगे? हैव के साथ में लगी है तो इसका नाम होगा परफेक्ट फॉर्म। क्या नाम होगा? परफेक्ट फॉर्म। और अगर ये लगी है बी के साथ में तो इसका नाम क्या होगा, पेसिव फॉर्म। यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक समझ में आता है तो मैं आगे बढ़ूं, एक बार बता देना। हाँ, V5 है वो अकेले ही आती है। V5 क्या है, जिसमें आप सिंगुलर का यूज करते हो। अमित, जैसे आप बात करते हैं किसकी, जैसे मैंने कहा कि सी, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सी प्लेज, वो खेलती है। इसमें आपने प्ले के साथ में क्या लगाया, एस लगाया। क्यों एस लगाया? तो कौन सी फॉर्म बनी, V5 बनी। और V5 अकेले आती है। V1 है वो अपने से पहले दूसरी वर्ब ले भी लेती है और नहीं भी लेती। इसका कॉन्सेप्ट ये भैया, कोई साथ चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो भी हम अपने आप में सफिशिएंट हैं। लेकिन V2 और V5 ही किसी को बर्दाश्त नहीं करती। ये थोड़ी सी अपने आप में एरोगेंट कह लो कि हम किसी को नहीं लेके जाएंगे, हम तो अपने आप चल सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट लिखवा देती हूँ, टेंशन मत लो। पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि V3 और V4, सॉरी अच्छा आप इसलिए कह रहे थे, ये भाई V5 नहीं है, V4 है। इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। V3 और V4 लिख रही थी लेकिन गलती से लिख दिया। ठीक है, इस पॉइंट को करेक्ट कर लेना। कुसुम, V6 कौन सी है? V6 ये है, देखो 1 2 3 4, और ये जो 3 वाले है उसमें 2 सेक्शन बन गए ना, हैव प्लस V3 और बी प्लस V3। उसको हम V1 या V2 में ऐसे नहीं पढ़ते। जब आप V3 को देखोगे तो अपने साथ 2 लेके चल रही है। ठीक है ना, ये बात नोटिस करना। V6 नाम से कोई वर्ब नहीं मिलेगी, लेकिन 6 फॉर्म जरूर है जो उनसे हटके है। इस सेंस में हम 6 की बात करते हैं। क्लियर हुआ? कुसुम, अगर क्लियर होता है तो बता देना। कविता, यश मैम, ओके। आगे देखते हैं हम कहां पर थे, इसके ऊपर। पहला पॉइंट आप समझ गए, V3 और V4 अपने से पहले दूसरी वर्ब जरूर लेती हैं। और इसका प्रमाण आपने कहां पर देखा कि यहां पर भी V3 ये कह रही थी कि या तो हैव की लगा दो या बी की लगा दो, दोनों को एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन हैव की लेगी तो क्या नाम देंगे उसको, परफेक्ट। और जब बी की फॉर्म के साथ में है तो नाम क्या देंगे, पेसिव फॉर्म। और अगर V4 की बात करें, वो अपने से पहले बी की फॉर्म लेती है, तब वो किसका काम करेगी, कॉन्टिन्यूअस का। दोनों वर्ब क्लियर हुई? अब कुछ बच्चों के डाउट हैं क्या ये V5 V4 ये लेती हैं, तो वो भी नोट डाउन कर लो यहां से। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख रही हूं, V2 और V5 अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेती। V2 और V5 अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेती। एग्जाम्पल समेत दिखाऊंगी आपको, एक बार इन कॉन्सेप्ट को बस याद कर लो। V2 और V5 अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेती। और तीसरा पॉइंट बनता है आपकी V1 का। तो V1 कहती है कि इसके पहले दूसरी वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी। इसके पहले आ भी सकती है और नहीं भी। इतना क्लियर हुआ? आ भी सकती है और नहीं भी। अगर क्लियर है तो एक बार बता जरूर देना। क्लियर हुआ? पेसिव फॉर्म कौन सी है मनदीप? पेसिव फॉर्म ये है B प्लस V3। बी की फॉर्म के बाद में V3 आता है तो आपकी पेसिव फॉर्म होती है। कल आपने वो इस चैप्टर किया तब भी जाना होगा कि एकमात्र वर्ब है B प्लस V3 जो किस में आती है, पेसिव सेंटेंस में आती है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रही हूं, सबसे पहले आपने देखा V4, और V4 कौन सी थी, V1 प्लस ING, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। और आपने कहा कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये तभी होगी जब बी की फॉर्म के बाद में है, तभी इसको हम क्या नाम देंगे, कॉन्टिन्यूअस देंगे। कैसे? अगर मैं कह रही हूं सी इज रीडिंग, मैंने क्या नाम दिया, सी इज रीडिंग ए बुक। इस एग्जाम्पल को देखते आपने ये कहा कि इसके अंदर इज रीडिंग लगा है, इज प्रेजेंट के लिए, और रीडिंग ये जो ING था वो किसके साथ में आया, एक बी की फॉर्म के साथ में आया। अब ये बात मैंने बेसिक में बताई थी कि बी की फॉर्म कौन सी होती है,
इज, एम, आर, वोज, वर, बीन और बीइंग होती। इसीलिए बेसिक करवाते हैं क्योंकि इंग्लिश का हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप नाउन की बात करोगे तो प्रोनाउन का जिक्र आएगा, वर्ब की बात करो तो वर्ब की फॉर्म का जिक्र आएगा, इसीलिए पहले करवाया था। तो शायद आपको उससे हेल्प हुई होगी अगर सभी क्लासेस देखी हैं तो। ये क्या थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, और इसके पहले जब बी की फॉर्म दी तो आपने इसको नाम दे दिया बड़ी आसानी से कि इसका नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तभी ये काम कर रही है किसका, कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन अगर मैं ये लिखती रीडिंग इज द बेस्ट वे, रीडिंग इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंग्लिश, बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंग्लिश। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, रीडिंग है। तो इसके अंदर रीडिंग क्या वर्ब है, बताइए। आपने देखा कि वर्ब तो ये थी इज, आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, एक अच्छा तरीका है। मैंने पूछा क्या है अच्छा तरीका, और वोट का जवाब जो वर्ब का देता है वो कौन दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। और आपने ये भी पढ़ा है कि वोट का जवाब कौन दे रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो रीडिंग किसका काम कर रही है, यहाँ पर नाउन का काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस तभी होगी जब उस आईएनजी के पहले क्या मिलती है, बी की फॉर्म मिलती है। अकेली आईएनजी फॉर्म अगर कहीं पर नजर आती है तो वो नाउन का भी काम कर सकती है, उसको अपन टेक्निकल नेम फिर जिरंड बोल देते हैं, ठीक है। और अगर वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, लेकिन उसके पहले बी की फॉर्म आई तो हम इस बात से श्योर हो जाते हैं कि वो जरूर किस में आई है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई है। ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए या फिर किसी बच्चे के लिए नया कॉन्सेप्ट है? अगर नया है तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि जिरंड क्या होती है, लेकिन अभी करेंगे तो थोड़ा सा फ्लो टूट जाएगा। तो एक बार इस बात को यहीं से आप समझ जाना। क्लियर हुआ? ओके ओके ठीक है। अब देखो V4 क्लियर हो गया ना। उसके बाद में मैं बात करती हूँ किसके ऊपर, V2 और V5 पर। मैंने इसके बारे में ये बताया था V2 और V5 हैं वो अपने से पहले कोई भी वर्ब नहीं लेती, ये अपने से पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं लेती, अदर वर्ब नहीं लेती। इस बात का प्रमाण क्या है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सत्य ही प्रमाण है। कैसे? मैंने कहा कि सी डिड हर वर्क, सी सिंपल सा लेते हैं, आप घबरा जाओगे इससे। सी प्लेड ए मैच, उसने खेला, और क्या खेला भाई, एक मैच खेला है। वर्ब बता सकते हो कौन सी है, बड़े आसानी से बता पाओगे, प्लेड वर्ब है, और प्ले से क्या बना, प्लेड बना, यानी कि ये क्या हुई, V2। क्या इसके पहले कोई दूसरी वर्ब है, नहीं है। तो V2 और V5 ऐसे, अगर ये ऐसा होता कि सी प्लेज वो खेलती है, तो इसमें V1 के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, S या ES जोड़ दिया, और जैसे ही यहाँ से मैंने S या ES ऐड करते हैं किसमें, V1 में, तो वो हमारी क्या बनती है, पांचवी फॉर्म बनती है। और पांचवी फॉर्म किसका काम कर रही है, फर्स्ट पोजीशन पर आकर के काम कर रही है, इसके पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं है। ये बात क्लियर होती है कि V2 और V5 अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? उसके हाँ, V2 V5 पहले वर्ब नहीं लेते। ओके कविता, आगे देखते हैं। फिर बचती हमारी V1। अब V1 के बारे में आपने कहा ले भी सकती है और नहीं भी, ले भी सकती है और नहीं भी, दोनों केस देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। बेसिक एग्जाम्पल है ये, तो आप टेंस में जानते हो कि वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और इसी जगह पर अगर मैं लिखती दे डोंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते, तो मैंने क्या लगाया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। दोनों के अंदर किस वर्ड को हाईलाइट करना है, प्ले वर्ब को। और प्ले कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, V1 होती है। ये V1 है, यहाँ पर भी प्ले बेस फॉर्म है, नाम क्या है, V1 है। यहाँ पर देखो क्या V1 के पहले कोई आया, तो आपने कहा नहीं आया। यहाँ पर देखो क्या V1 के पहले दूसरी वर्ब आई, तो आपने देखा कि डू आया है। तो यानी कि जो आपका V1 है वो ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, दोनों कंडीशन बनती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ इतना? फिर बचती हमारी V3। नेक्स्ट क्या आता है, V3। अब देखो V3 की कहानी, ये क्या करेगी, आपने बताया या तो होगा हैव की फॉर्म इसके पहले, या फिर क्या होगी, बी की फॉर्म।
बी प्लस V3। नाम उनको हम क्या देंगे, ये वाली तो होगी हमारी परफेक्ट फॉर्म और ये वाली हमारी क्या होगी, पेशिव फॉर्म। कैसे होंगी, आई हैव प्लेड ए मैच, मैं मैच खेल चुका, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड ए मैच। ठीक है। दूसरा मैंने कहा द थीफ, थीफ का मतलब क्या होता है, चोर। थीफ वोज अरेस्टेड, उसको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, वोज अरेस्टेड। क्लियर हुए दोनों सेंटेंस। अब इनको देखते हैं। वर्ब देखो भाई कहां पर आई, प्लेड, यहां पर क्या है, अरेस्टेड। इसके पहले दूसरी वर्ब क्या है, हैव, इसके पहले क्या है, वोज। बता सकते हो क्या वोज बी की फॉर्म है। हेलो मैम, तो ठीक है। सुमित ये बताओ क्या वोज बी की फॉर्म है, बताना, क्या वोज बी की फॉर्म का काम करती है, क्या ये बी की फॉर्म है। ए मैच हैड बीन प्लेड बाय मी, अरमान बड़े एडवांस चलते हैं, अच्छा है आपने इसका पेशी वॉइस भी बना दिया, गुड। आगे बताओ क्या ये, जी मैम ठीक है, ये हमारी जो वोज है वो किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। और बी के बाद में ये अरेस्टेड, ये प्लेड। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम हमने ये पढ़ा है कि प्ले और इसकी सेकंड बनती है प्लेड और थर्ड बनती है प्लेड। और जब आपने ये पढ़ा तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो प्लेड V2 का काम कर रही है या फिर वो V3 का काम कर रही है, कैसे देखा। तो यही पहचान होती है, अगर वो V2 है तो उसके पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं मिलेगी। अब ये प्लेड अगर V3 है तो उसके पहले कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी। तो क्या बता सकते हो यहां पर लिखा प्लेड V2 है या V3 है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा प्लेड V2 है या V3 है, जल्दी बताना। ये प्लेड V2 है या फिर V3 है, V2 है या V3 है प्लेड। V2 से पहले कोई वर्ब नहीं होती, ठीक है कुसुम, V3 है, सभी ने बताया कुसुम, ये क्या हमारी V3। किस बेस पर आपने ये बताया कि V3 है, क्योंकि आपने देखा V3 ही है जो अकेले नहीं आती, जो अपने से पहले वर्ब की फॉर्म लेती है। तो जहां पर भी आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि V2 और V3 इक्वल हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी फॉर्म है, तो आपको यही देखना है। अगर वो अकेली खड़ी है तो समझ जाना V2 है, और अपने साथ हैव या बी की फॉर्म लिए हुए है तो वो हमारी क्या होगी, V3। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारी V3 हुई, क्यों हुई, क्योंकि इसके पहले क्या आया, बी की फॉर्म। अब ये तो ले रखिए हैव की फॉर्म और इसमें आया बी की फॉर्म। देखो इसका नाम मैं क्या बोल दूंगी, परफेक्ट, और इसका नाम हम क्या बोल देंगे, पेशिव। कहां से बोल रहे हैं नाम, नए तो अंतरिक्ष से आए नहीं है, हमने अभी अभी नाम दिए हैं कि ये परफेक्ट है और बी प्लस V3 है तो पेशिव है। कैसे इस बात से अपन श्योर हूं, तो देखिए परफेक्ट का मतलब आपने क्या जाना था, जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो आप उसको परफेक्ट बोल रहे हो। क्या एक्शन हो गया, आई हैव प्लेड ए मैच, मैं मैच खेल चुका, तो इसको नाम दिया आपने परफेक्ट। और मैं कहूं द थीफ वॉज अरेस्टेड, एक होता है एक्टिव एक होता है पेशिव। जब काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो खुद काम को कर रहा है, वो खुद एक्टिव है, तो यानी कि वो एक्टिव होगा। और जब वो खुद काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, पेशिव होता है। यहां से आपने देखा कि चोर है सब्जेक्ट और काम क्या हो रहा है, अरेस्ट करने का। क्या चोर खुद को अरेस्ट करता है, चोर को अरेस्ट किसी और के द्वारा किया जा रहा है, बताना एक बार। कोई दूसरा ही होगा जो चोर को अरेस्ट करेगा, खुद ही अपनी हथकड़ी वगैरह डाल लेगा, नहीं ना। तो यानी कि ये खुद काम नहीं कर रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेशिव। और यही पहचान आपने देखी थी कि पेशिव वर्ब वो होती हैं जिसके अंदर क्या आता है, बी प्लस V3 आता है। अगर वर्ब की 6 फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको वो समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे अप्लाई होती हैं टेंस के अंदर, बता सकते हो, जल्दी बताना। यहां तक क्लियर होता है, वर्ब की 6 फॉर्म आप समझ गए। और एग्जाम्पल दें, और भी दे देते हैं, अभी दिखा देंगे।
अब पूरे 10th चैप्टर के अंदर है ना एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल आएंगे, हम तब देखेंगे। आज की क्लास का थोड़ा ही टाइम बचा है, थोड़ा सा और रेफरेंस ले लेते हैं। एक बार पूरी को रिकॉल करवा देती हूँ कि मैंने आज क्या बताया। जी मैम गोट इट, ओके। आगे देखो, मैंने आपको आज सिर्फ ये बताया कि जो हमारा टेंस है उसके 3 तो थे भैया टाइप, कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन इनमें भी आपने क्या जाना था, 4 फॉर्म पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट में उस काम की एक्शन क्या है। अगर वो कंटिन्यूस टाइम पर आप जिस टाइम बोल रहे हो काम चल रहा है तो वो कंटिन्यूस है, अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट है, और आप काम कंप्लीट हो गया और आधा अभी जारी है तो उसको आपने नाम दे दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और जिसके बारे में आप जानते नहीं है कि वो कंप्लीट हो गया या चल रहा है, क्या सिस्टम है, तो उसके अंदर हम क्या बोल देंगे, इनडेफिनेट। लेकिन हम यहाँ तक भी शांत नहीं हुए, हमने इसको भी डिवाइड किया कि एक होता है एक्टिव जिसमें काम चल रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा डूअर काम को कर रहा है, वो खुद सब्जेक्ट है, और एक आपने जाना पैसिव जिसके अंदर सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, वो खुद काम को नहीं कर रहा। और फिर हमने ये जाना था कि जिस टेंस की आप बात कर रहे हो ये टेंस आपका क्या है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। किसका अध्ययन है ये, वर्ब की फॉर्म्स का अध्ययन है। और उसी वर्ब की फॉर्म के बारे में हमने जाना कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं, और यहाँ से जवाब मिला कि वर्ब की फॉर्म 6 होती हैं। लेकिन हम लिखते 5 तक ही हैं कि V1, V2, V3, V4, V5, फिर 6 कहाँ रहती है। ये V3 जो है वो अपने से पहले हैव की भी ले लेती है तो अपने से पहले बी की भी ले लेती है, वहां से फॉर्म बनती है 6। क्लियर हुआ। और उनके बारे में हमने ये जाना कि जिस आप V1, V2, 3, V4 की बात कर रहे हो उसमें V1 का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म, V2 का नाम क्या होता है, पास्ट फॉर्म, V3 दो कंडीशन बनती है, हैव की लेगी तो परफेक्ट और बी की फॉर्म लेगी तो उसका नाम क्या होगा, पेशिव। V4 के बारे में क्या जाना, अगर काम चल रहा है कंटिन्यूअस है, लेकिन वो तभी मानेंगे कंटिन्यूअस जब उसके पहले किसकी फॉर्म दी गई हो, बी की फॉर्म दी गई हो। फिर हमने जाना V5 जो अगेन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म होती है। और फिर हमने सबसे नया कॉन्सेप्ट आज के लिए पढ़ा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम वर्ब को जाने कि वो V2 है, V3 है या V4 है। तो यहाँ से देख लेना कि V3, V4 अकेले नहीं आ सकती, V2 और V5 हमेशा अकेले आते हैं, और V1 को कोई डर नहीं है, चलोगे ठीक है, नहीं चलोगे तो रहने दो भैया, हम अकेले ही काफ़ी हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इनके एग्जाम्पल कि V4 जब है वो V1 प्लस ING वो तभी कंटिन्यूअस होगी तब उसके पहले क्या है, B की फॉर्म दी गई है। अगर B की फॉर्म नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। इस बारे में एग्जाम्पल दूं, क्लियर होता है? यस मैम, ऑल क्लियर, ठीक है भाई, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि जो आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी कहां पर देखी, यहाँ पर, और जैसे आपने स्लाइड देखी तो आपको कुछ चीजें रिलेट करने को मिली होंगी। मैम प्रेजेंट नाम भी मिला क्योंकि प्रेजेंट टेंस होता है, मैम पास्ट भी मिला, परफेक्ट भी मिला, एक हमने एक्टिव पेशिव देखा तो पेशिव भी मिल गया, हमने कॉन्टिन्यूअस भी देख लिया, लेकिन कुछ चीजें अभी नहीं मिल रही। कौन सी नहीं मिली, हमें फ्यूचर का जिक्र नहीं मिला। जब टेंस की इतनी सारी फॉर्म है, 6 फॉर्म है, उनमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का जिक्र किया जा रहा है, फ्यूचर की कहाँ पर गई। तो फ्यूचर के लिए भी वर्ब होती है क्योंकि टेंस का मान लो तो वर्ब की फॉर्म का स्टडी करना है, तो फ्यूचर के लिए कौन सी फॉर्म की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आता है आपका विल और शैल मॉडल। तो यहाँ से देखना जो हमारा फ्यूचर टेंस है ये वाला, इस फ्यूचर टेंस के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और कौन कौन सी आती हैं, एक आता है विल और एक आता है शैल। जहां पर भी विल शैल नाम नजर आ जाए उसको क्या नाम दे देना है, फ्यूचर टेंस नाम दे देना है। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि टेंस किस तरीके से काम करेगा, ये वर्ब की फॉर्म कैसे हेल्प करेंगे। एक वर्ब कंपाउंड होता है, नया नाम है, कुछ नहीं है, इसको वर्ब कंपाउंड समझने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मैं तो रिलेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, वरना आप कहीं याद मत करना कि वर्ब कंपाउंड क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है। जिसके अंदर एक से ज्यादा वर्ब होती है, मान लो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गई। मैंने क्या बोला है, बात पे फोकस करना कि जहां पर एक से ज्यादा वर्ब होती है, क्या एक से ज्यादा वर्ब होती है, नहीं, वर्ब तो सेंटेंस में एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर वर्ब कितने शब्दों में है ये बात डिपेंड करती है। तो वो आपकी कितने शब्दों में हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ चुके कि सब्जेक्ट के बाद में एक शब्द में वर्ब हो,
सब्जेक्ट के बाद में 2 शब्दों में भी वर्ब हो सकती है, सब्जेक्ट के बाद में आपकी 3 शब्दों में भी वर्ब आ सकती है। मैक्सिमम बताना कितने में आती है? 4 में, और मिनिमम 1 में। ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। क्या? मैक्सिमम 4 शब्दों में वर्ब आ सकती है और कम से कम 1 शब्द में वर्ब जरूर होनी चाहिए। अगर वो 1 शब्द में है, नाम क्या दिया? मैन वर्ब, तो लास्ट वाली हर क्या होगी? हमारी मैन वर्ब। और स्टार्टिंग में कौन मिलते हैं? हेल्पर मिलते हैं, तो इनका नाम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। बीच में कौन आएंगे? सपोर्टिंग वर्ब। और जब सपोर्टिंग वर्ब का जिक्र आया तो मैंने आपको यही बात कही थी कि सपोर्टिंग वर्ब को हम टेंस में डिटेल से समझेंगे कि कैसे काम करती है एक सपोर्टिंग वर्ब। तो वक्त आ गया उसी को समझने का। अब ये बताओ कि वर्ब कंपाउंड यानी कि जिसमें 1 से ज्यादा वर्ब है, इसमें हेल्पिंग और मैन वर्ब आई तो वो क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं समझे। एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा आई एम टीचिंग या फिर वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई एम टीचिंग के अंदर वर्ब कितने शब्दों में है? आपने बोला कि 2 शब्दों में, एक एम और एक टीचिंग। 2 शब्दों में वर्ब होती है तो उसको आपने नाम दिया हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी को क्या नाम दिया? मैन वर्ब। अगर मैं इसी सेंटेंस को ले लेती किस तरीके से कि आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग। अब कितने शब्दों में वर्ब है बताओगे? अब वर्ब कितने शब्दों में आई? आई वॉज टीचिंग में 2 शब्दों में, एक ये और एक ये। अगेन इसका नाम क्या होगा? हेल्पिंग, और इसका नाम क्या होगा? मैन वर्ब। अब मेरी बात पे फोकस करना जो मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ये बात है आपकी प्रेजेंट की। और जैसे ही मैंने बात की किसकी? आई वॉज टीचिंग, तो आपने भी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं कि पास्ट टेंस है? किसके बेस पे बता रहे हो? एक्शन हमारा क्या था? पढ़ाने का। इसमें भी टीचिंग था, इसमें भी टीचिंग था, लेकिन इसको प्रेजेंट किस बेस पे बताया? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी? एम थी। और जब आपने V2 में टीचिंग को ये बताया कि पास्ट का काम है, किसके बेस पर बताया? कि यहाँ पर वॉज था। तो लिंक बनाने की कोशिश करो कि जरूर कोई ऐसी बात रही होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करेगी कि टेंस कौन सा है। समझ गए इस बात से? तो किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी एग्जाम्पल में आप अगर टेंस को पहचानने की कोशिश करोगे तो आवश्यकता किसकी होगी? हेल्पिंग वर्ब की। और वही हमारी उम्र निकल गई, 12th कर गए, अभी तक हमने यही पढ़ा कि उसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है, ये होती है। आज इस कॉन्सेप्ट से हम इसको कवर करेंगे। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, भूल ही जाना याद करना, तो याद किसी चीज को कैसे करते हैं। यहाँ आप इतनी बात समझ गए कि नहीं कि हेल्पिंग वर्ब से एक टेंस डिसाइड होता है। तो ये जो वर्ब कंपाउंड है, इस वर्ब कंपाउंड में अगर ये 2 वर्ब आई तो हेल्पिंग वर्ब किसको बताती है? टेंस को बताती है, उस टाइम को बताती है। लेकिन ये जो मैन वर्ब है वो किसको बताएगी? जो काम हो रहा है उस एक्शन को। या फिर आप ये भी जानते हो भाई कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें एक्शन नहीं होता तो उनको हम नॉन एक्शन भी बोल देते हैं। तो जो वर्ब है उसको तो कौन डिफाइन करेगी? मैन वर्ब। और वो काम कब हो रहा है उसका टेंस कौन डिफाइन करेगा? हेल्पिंग वर्ब करेगी। यही होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो आप यहां से बताओगे कि इन सभी के अंदर मेरे को ये देखना हो कि टेंस कौन सा है तो मैं किसको देख के बताऊंगी? इनको देख करके बताऊंगी कि नहीं? अब जानना ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, कौन है ये। तो चलिए देख लेते हैं। इतना पढ़ लिया तो इसको क्यों पीछे छोड़ें, वरना ये नाराज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वर्ब का चार्ट बताया था जिसमें ये बताया कि वर्ब 2 टाइप की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी मैन वर्ब होती है। मैन वर्ब वो है जो एक्शन में होना जरूरी है, सेंटेंस के अंदर होना जरूरी है। लेकिन मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आई एम टीचिंग यस्टरडे, मैं पढ़ रही थी। अच्छा ठीक है। वर्ब यानी कि हेल्पिंग और मैन वर्ब, उसमें मैंने सिर्फ कैटेगरी कौन सी उठाई? हेल्पिंग वर्ब की। और इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप ये जानते हो कि ये भी 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी। अब इन बातों में आपको सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके। एक कौन सी होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी हमारी क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या हो जाएंगी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जब तक हम टेंस पढ़ रहे हैं मॉडल को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ किसको याद रखेंगे? विल सेल को याद रखेंगे टेंस चैप्टर में। जैसे ही टेंस कंप्लीट होता है मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि अलग अलग मॉडल का यूज कहाँ कहाँ होता है, मॉडल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, किस बात को ये।
अब देखो उसके बाद में आती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है जल्दी बताना मेरे लिखने से पहले। एक होती है डू की फॉर्म, एक होती है बी की फॉर्म और एक होती है हमारी हैव की फॉर्म। ये तीनों की तीनों किसका काम करती हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। किसी भी सेंटेंस का टेंस डिसाइड करना है तो किसको देख करके डिसाइड करोगे भैया? सिर्फ और सिर्फ डू, बी, हैव इन हेल्पिंग वर्ब को देख करके। अब इनकी क्या होते हैं? डू, बी, हैव की भी फॉर्म होते होंगे, ऑफ कोर्स होते हैं, आपने पढ़ी है। तो मैं जल्दी से एक बार वो लिख देती हूँ कि वो वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि टाइम आज की क्लास के लिए कम बचता है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ डू की। आपको पता है इनके बारे में, V1 वही होती है जो बेस फॉर्म है, तो मैं डू बता सकती हूँ। V2 क्या होती है इसकी? डिड होती है। और V3 क्या होती है? डन होती है। V4 क्या होती है? डूइंग होती है, क्योंकि बेस फॉर्म के अंदर क्या ऐड करना है? ING ऐड करना है। और फिर आती है पांचवी फॉर्म और वो आपकी क्या होती है? टच। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी और हैव की बताने से पहले इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। लिख ही लेते हैं एक साथ ही, कोई नहीं। फिर हम क्या देख रहे हैं? हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म में V1 हमारी क्या होती है? हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ING वाली, यानी कि हैविंग। और पांचवी फॉर्म हमारी क्या होती है? हैज। पांचवी फॉर्म क्या होती है? हैज। उसके बाद में देख लेते हैं बी की कौन सी। और जैसे ही नाम आता है बी की तो ये थोड़ी सी तो बदमाश है। कैसे? इसकी V1 क्या होती है? इज, एम, आर। आप कमेंट में लिखते चलिए, रिवीजन होगा। फिर V2 क्या होती है? वोज और वर। उसके बाद में V3 क्या होती है? बीन। और V4 हमारी क्या होती है? बीइंग। और जब बात आती है पांचवी फॉर्म की जो सिंगुलर प्रेजेंट होती है, उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। वो अकेली नहीं रहती तो उसको फर्स्ट रो के अंदर बैठा दिया गया है V1 के साथ में। क्लियर है? सभी ने लिख डाल लिया, अच्छा किया, ओके गुड। आगे देखो, मैंने तीनों फॉर्म बता दी और ये कौन होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसको डिसाइड करती है? टेंस को डिसाइड करती है। आज हम चीज़ों को लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए, हाँ हम ट्रैक पर हैं। कैसे? देखो, आपने डू पढ़ा, आपने डिड देखा होगा, डस देखा होगा, आपने हैव देखा है, हैड देखा, हैज देखा, इज, एम, आर और वोज वर। इन सब को आप 10th चैप्टर में किस तरीके से पढ़ते हो कि डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, डिड पास्ट इंडेफिनिट की है, हैज, हैव, हैड परफेक्ट के लिए यूज होती हैं, और इज, एम, आर, वोज वर ये कॉन्टिन्यूस में यूज होती हैं। कैसे? वो टेंस को क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये है प्राइमरी वर्ब, और प्राइमरी वर्ब में भी ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब। तो फिर मैम ये डन और डूइंग क्यों नहीं होता हेल्पिंग वर्ब? देख लो भैया, यहाँ से पीछे देखो, मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन ये होती है पहले स्थान पर, और पहले स्थान पर पोजीशन होती है जो अपने से पहले कुछ नहीं लेती, फर्स्ट पोजीशन पर आती हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या V3 और V4 अकेली आ सकती हैं? आप कहोगे नहीं आती, अपने से पहले दूसरी वर्ब लेती है ना, तो यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की जगह बैठ ही नहीं सकती। इसी वजह से हम इनको क्या दे देते हैं कि सिर्फ डू, डिड और डज ही हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। अब इसका नाम प्रेजेंट होता है, इसका नाम प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। डिड किसका नाम है? इसका V2 का नाम क्या होता है? पास्ट होता है, तो डिड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हैव के बारे में आपने क्या जाना? हैव और हैज प्रेजेंट के होते हैं, लेकिन ये अपने बाद V3 लेते हैं तो हैव प्लस V3 परफेक्ट नाम आ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सा रिलेट कर पाए इस बात को? ऐसे ही बनती हैं टेंस में, कोई भी कौन से भी टाइप का टेंस लो उसकी हेल्पिंग वर्ब। कल जो हम पढ़ेंगे ना उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम किस तरीके से टेंस को देखेंगे। फिर आगे की क्लास कल डिटेल से कवर करेंगे जब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम टेंस को डिफाइन करेंगे। 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, ठीक है? मैंने कहा आई विल, आई के साथ सेल आता है, ये आप वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, लेकिन जब हम 10th चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तब आप ये बात भी जान जाओगे कुछ केसेस में आई के साथ विल भी आता है। देखो, आई सेल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगी, और कब पढ़ाऊंगी? कल पढ़ाऊंगी। इसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है। सिर्फ कल की क्लास का आज बता रही हूँ कि हम कैसे कवर करेंगे टेंस को, कैसे इनकी हेल्पिंग वर्ब को बिना याद के याद रखेंगे।
देखो, आई शैल टीच यू टुमारो, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इसका आप हिंदी मतलब जानते थे, आपने कह दिया भाई कल पढ़ाएंगे, और ये नहीं पता कि एक्शन की स्टेट क्या है, तो आपने फ्यूचर इंडेफिनेट नाम दे दिया। पर हमें ऐसे नहीं देखा, हमें तो टेंस के बारे में जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म जान लो, टेंस समझ गए। वर्ब क्या दे रखी है? शैल टीच। शैल क्या है? मैंने बताया कि विल और शैल जहां भी दिख जाए उसका नाम क्या होगा? फ्यूचर होगा कि नहीं? और V1 और V5 दिख जाए उसका नाम क्या रखेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। और V2 दिख जाए तो उसका नाम क्या होता है? पास्ट फॉर्म। लेकिन मैंने बताया था कि शैल और विल किसके लिए यूज होते हैं? फ्यूचर में यूज होते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसका नाम क्या होता है? शैल और विल होता है। उसी की बात मैं अभी कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि शैल, इसका नाम लिख दो भैया यहाँ पर फ्यूचर, और फ्यूचर के बाद में क्या दे रखी है? V1, क्योंकि मॉडल के बाद में V1 आता है। कहीं पर कॉन्टिन्यूअस का नाम आया? नहीं आया। क्या कहीं पर परफेक्ट का नाम आया? नहीं आया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया? नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ही है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। अरे मैम ये इजी था इसलिए बता दिया, और देख लेते हैं इससे भी हार्ड कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने लिखा सी हैज बीन, या फिर मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं। वी हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मेरे को अगर टेंस को डिफाइन करना है कि कौन सा टेंस है, पहचान करनी है, तो टेंस क्या है? वर्ब की स्टडी। वर्ब कौन सी है उसको मार्क कर लो। हैव बीन रीडिंग, एक एक का नाम लिखते चलो। हैव क्या है? V1 है। किसकी? हैव की फॉर्म की। और जब मैंने यहाँ पर बताया कि हैव V1 है, तो उस V1 का नाम होता क्या है? प्रेजेंट होता है। तो V1 का नाम क्या रख देंगे यहाँ से? प्रेजेंट। ठीक है। उसके बाद में क्या है? बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की थर्ड फॉर्म। अब बी की जो थर्ड फॉर्म है वो कहती है कि मेरे से पहले दूसरी वर्ब होनी चाहिए। कौन है इसके पहले? हैव की फॉर्म। हमने पीछे ये जाना था कि हैव प्लस V3 है तो उसका नाम होता है परफेक्ट। क्या नाम होता है? परफेक्ट। और अगर यही बी की फॉर्म के बाद होती तो इसका नाम क्या होता? पेशिव। यहाँ पर कौन सा है? परफेक्ट है कि नहीं? तो इसको नाम यहाँ से देंगे परफेक्ट। अब और आगे चलो, नेक्स्ट हमारा क्या है? रीडिंग। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की ING फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म के बारे में आपने क्या जाना था कि वो भी अपने से पहले कोई ना कोई एक वर्ब लेती है, अकेली नहीं आती। और कंटिन्यूअस नाम कब दिया था? जब उसके पहले बी की फॉर्म है। यहाँ से ये V4 है, उसके पहले क्या बी की फॉर्म आई? तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और इसी वर्ब से हमने क्या जाना कि इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आपको ये बात याद करने के मतलब जरूरत रहेगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद में ING फॉर्म आती है? क्या आवश्यकता है इसकी? नहीं। तो इसी तरीके से जो आज अपन ने वर्ब की फॉर्म्स जानी है, वर्ब के बारे में जाना है, उसी के बेस पर कल हम ये जानेंगे किस तरीके से हम किसी भी एग्जाम्पल में बिना रट्टाफिकेशन के उसका टेंस डिसाइड कर पाएंगे। आज का अगर समझ में आता है तो बताइए, बाकी हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।